हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे हम प्रीवियस पेपर जो है उसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं। प्रीवियस पेपर से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं जिसके अंदर मैंने उनके सारे आंसर्स जो हैं यहाँ पे लिखे हैं, डिस्कस किए हैं। प्रीवियस पेपर जो है उसका पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे मैंने डाला है, सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 12 आते हैं जिसके अंदर से हमने 10 करने होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। और इकोनॉमिक्स किसी भी सब्जेक्ट के अंदर क्या है कि अगर आपने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं तो भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे ढंग से अटैम्प्ट होने चाहिए। और अगर आपने मीडियोकर नंबर लेने हैं, पास मार्क्स लेना है, तो उसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ग्रेट होता है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहले डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रीवियस साल पेपर आया था, जैसे सेक्शन ए के अंदर 4 क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पर्टिकुलरली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये जो इसका आंसर जो है मेरे शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर ये जो है क्वेश्चन डाला हुआ है। और उसी तरह स्टेट एंड एक्सप्लेन द केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, वो भी इस चैनल के अंदर जो है डाला हुआ है। डिस्कस द टाइप्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि सिग्निफिकेंस है। और क्रिटिकल एलैबोरेट द डॉक्ट्राइन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट। से का लॉ मैंने दोबारा से अभी फिर से शेयर किया था, जिसके अंदर इंग्लिश में भी शेयर किया है, हिंदी के अंदर भी शेयर किया है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसी तरह सेक्शन बी के अंदर स्टेट एंड एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रोसेस ऑफ द डायनामिक मल्टीप्लायर। व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द कंजम्पशन फंक्शन, ये भी आंसर मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया है। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इसको भी मैंने शेयर किया हुआ है। राइट द मीनिंग एंड डिफरेंट फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। दोबारा से मैं फिर से जो है इसको रिविज़न सीरीज़ के अंदर दोबारा से फिर से आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस शॉर्ट क्वेश्चंस। सेक्शन सी के अंदर 12 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से हमने 10 करने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, final and intermediate goods, marginal efficiency of capital, investment function, leakage of multiplier, gross and net investment expenditure, method of national income। और इसी के अंदर ही क्या है कि इस वीडियो के अंदर कुछ मैंने जो क्वेश्चंस हैं जो पहले डले हुए थे उसको भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट किया है ताकि हम अच्छी तरह से जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माइक्रो और मैक्रो है इसके अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यहाँ पे जो है हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, फर्म को स्टडी करते हैं, इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं। स्टडीज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड है, फर्म है, इंडस्ट्री है। और यहाँ पे कंज्यूमर जो है किस ढंग से अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करता है ताकि वो अपनी लिमिटेड इनकम से क्या है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं, इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं देखते। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमी के हिसाब से जो है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी और चॉइस को देखते हैं कि नेशनल सोर्सेज को हमने किस तरह से यूज़ करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एग्रीगेट की स्टडी है जिसके अंदर हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कंजम्पशन, उसको हम स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है डैट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, ये इकोनॉमिक्स की वो शाखा है जो कि इंडिविजुअल, फर्म, इंडस्ट्री को स्टडी करती है, स्मॉल लेवल पे स्टडी करती है, जैसे डिमांड, सप्लाई, प्राइस वेरिएबल को स्टडी करती है। इसी वजह से इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है उसको स्टडी करते हैं, एग्रीगेट को स्टडी करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से इसका नैरो होता है क्योंकि ये इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री को स्टडी करती है। मैक्रो के अंदर हम पूरी इकोनॉमी
इकोनॉमी की नज़रिए से प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे हम डिमांड, सप्लाई, मार्केट फॉर्म, जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, मैक्रो को इनकम थ्योरी कहा जाता है। इसके अंदर हम जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमी के अंदर जो टोटलिटी के हिसाब से उसको इकोनॉमी को हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट इज़ द जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट इज़ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस is defined as the market value of the output of final goods and services produced in the domestic territory of a country by all the producer during an accounting year। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी हमारे चाहे वो टर्शियरी सेक्टर में है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर है, तो यहाँ पे जीडीपी का मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सारे प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती हैं उनको हम जब एडअप करते हैं तो देन वी हैव जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी का अर्थ होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस जो है डेट इज़ द मार्केट प्राइस, क्यू जो है डेट इज़ द आउटपुट। जीडीपी मार्केट प्राइस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज एस्टिमेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट इज़ द अजम्पशंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ये मानती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज़ अ नॉर्मल फीचर। जो यहाँ पे मैन है दैट इज़ रैशनल, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। और इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है, लेबर और प्रोडक्ट मार्केट दोनों के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, और टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट मानते हैं। मनी जो है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके द्वारा हम चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। और यहाँ पे जो है सब कुछ जो है क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस है, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस जो है फ्लेक्सिबल है, ऑटोमेटिक जो है मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो है बैलेंस हो जाती हैं। और इसी तरह क्योंकि जैसे वेजेस रिड्यूस होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि वेजेस रिड्यूस होने से क्या होता है कि जो सप्लायर है वो लो वेजेस पे ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे अपने आप जो है डिमांड और सप्लाई के द्वारा बैलेंस्ड संतुलन बन जाता है। और उसी तरह यहाँ पे जो मनी वेजेस हैं और रियल वेजेस है इनके अंदर सीधा और प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है दोनों बराबर हैं, और जो प्रोडक्शन है दैट इज़ सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड जो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है उसकी ये अजम्पशंस हैं। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंज्यूम। तो यहाँ पे एमपीसी जो है दैट इज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस जो है दैट इज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, कि जब हमारी इनकम के अंदर चेंज होती है तो कंजम्पशन के अंदर कितनी चेंज होती है। तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी दैट इज़ द चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन इनकम दैट इज़ द डेल्टा वाई। और उसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है रेफर टू द एडिशनल सेविंग टू द एडिशनल, कि जो हमारी इनकम चेंज होती है तो उससे एडिशनल सेविंग क्या होती है, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम। तो सेविंग जो है दैट इज़ डिवाइडेड बाय द इनकम, डेल्टा एस जो है दैट इज़ द चेंज इन सेविंग, डेल्टा वाई जो है दैट इज़ द चेंज इन इनकम। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दी एमपीसी एंड एमपीएस। तो यहाँ पे हमें पता है कि इनकम जो है दैट इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग।
तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को y के साथ करते हैं तो y अपॉन y जो है इक्वल टू 1, c अपॉन y जो है दैट इज़ दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज़ दी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग डिवाइडेड बाय y जो है दैट इज़ दी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विच कम्स अराउंड इक्वल टू 1। और उसी तरह जब इनकम के अंदर चेंज होती है तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द चेंज कंजम्पशन प्लस द चेंज सेविंग। जब हम दोनों साइड से डेल्टा y से डिवाइड करते हैं तो वी हैव दिस इक्वेशन डेल्टा c अपॉन डेल्टा y विच इज़ इक्वल टू MPC और डेल्टा s अपॉन डेल्टा y जो है विच इज़ इक्वल टू MPS। तो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है दैट इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ द रिलेशनशिप। So what is the personal disposable income? Disposable income, that part of the personal income which the household can spend as they like, कि जो हमारे पास होती है जिसको हम खर्च कर सकते हैं। तो इससे जो हाउस होल्ड होते हैं उनकी परचेजिंग पावर डिटर्मिन होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम या तो खर्च की जाती है या सेव की जाती है। मतलब इसके अंदर कुछ पार्ट जो है सेव किया जाता है, कुछ पार्ट जो है कंज्यूम किया जाता है। डिस्पोजेबल इनकम इज़ द इनकम रिमेनिंग विद इंडिविजुअल, जिसके अंदर जब टैक्स जो लेवी किए जाते हैं वो माइनस करके जो हमारे पास इनकम आती है जिसको हम खर्च कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है दैट इज़ इक्वल टू हाउस होल्ड सेविंग प्लस हाउस होल्ड कंजम्पशन। और उसी तरह डिस्पोजेबल इनकम का जो फार्मूला है पर्सनल इनकम माइनस जो हमारे ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं या मिसलेनियस रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट को हम फीस और फाइन्स पे करते हैं, तो वो माइनस करके जो इनकम हमारे पास बचती है दैट इज़ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वट इज़ दी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? देखो कॉस्ट पुश जैसे कि नाम से इंडिकेट है कि कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड रॉ मटेरियल, कि जब लेबर जो है अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए प्रेशर डालते हैं या रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल में जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है क्योंकि वेजेस बढ़ जाती हैं, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन उस सिचुएशन के अंदर भी पॉसिबल है जब एग्रीगेट डिमांड जो होती है कम हो रही होती है बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे राइज इन प्राइसेस जो है उत्पन्न होता है क्योंकि वेजेस और रॉ मटेरियल की प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइज वन फर्म रेज प्राइस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग देयर कॉस्ट, चाहे वहाँ पे कोई एक्सेस डिमांड नहीं है, तो ये कॉस्ट की वजह से क्या है कि इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है। और उसी तरह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम सिंपल शब्द के अंदर कह सकते हैं कि जो हम नया पैसा निवेश करते हैं उससे हमें कितनी रिटर्न मिलती है। अगर मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो हाउ मच प्रॉफिट आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट जो एडिशनल मैंने इन्वेस्ट किया है। रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम ए न्यू कैपिटल एसेट, कि देखो यहाँ पे जब हम बेसिकली marginal efficiency of capital means income received after deducting the cost from that additional unit of कैपिटल। तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा जिसको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी है और सप्लाई प्राइस कितनी है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट इज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न ओवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडिशनल और मार्जिनल यूनिट ऑफ दैट टाइप ऑफ एसेट, कि जब हम एडिशनल निवेश करते हैं तो उससे हमें कितना एडिशनल जो है रिटर्न नेट रिटर्न मिलती है। इसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर कॉस्ट फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कहते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो कैपिटल एसेट है उसके अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, ये एग्रीगेट नेट रिटर्न होती है, सप्लाई प्राइस होती है कि अगर आज की डेट में हमने उस एसेट को रिप्लेस करना है तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। सो व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो जो है ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें हम इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से स्टडी करते हैं। एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। कंजम्पशन फंक्शन जो है, देखो जो कंजम्पशन होता है कि जब हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं मतलब वहाँ पे हम डायरेक्टली अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं।
तो कंजम्पशन फंक्शन जो है ये कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। कंजम्पशन फंक्शन स्टेट द रिलेशन बिटवीन द एग्रीगेट कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। तो सी जो है डेट इज़ ए कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। कंजम्पशन जो है डिपेंडेंट है और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंड करती है और अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, बट कंजम्पशन के अंदर उतनी इंक्रीज़ नहीं होती जितनी इनकम के अंदर इंक्रीज़ होती है। डिलार्ड ने डिफाइन किया है, इट इज़ फंक्शनल रिलेशन इंडिकेटिंग हाउ कंजम्पशन वेरीज व्हेन इनकम वेरीज। कंजम्पशन फंक्शन मे बी डिफाइंड एज ए शेड्यूल showing amount that will be spent for consumer goods and services at different levels. Consumption function expresses the relation between the total consumption expenditure and the national income. केन्स ने जो है propensity consume यूज़ किया है consumption function की जगह पे। propensity to consume refer to the schedule which shows the relationship between the different levels of income and different levels of consumption। कि ये अगर हमारा levels of income है तो उस पर consumption कितनी है। propensity to consume जो है वो consumption और income के बीच में जो functional relation है उसको express करती है। consumption जो है income के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? देखो ये वो निवेश होता है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। अगर देखो यहाँ पे जैसे क्या है कि देखो यहाँ पे हम OX पे क्या है इनकम लेते हैं और इधर जो है हम निवेश लेते हैं, और अगर ज़ीरो इनकम है तो भी हम कुछ ना कुछ निवेश कर रहे हैं, तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है which is not induced by income. It is not made on the basis of change in income. It refers to the investment which is made with the aim of introducing new techniques, new invention or enhancing the level of effective demand in case of depression. तो यहाँ पे जब हम autonomous investment की बात करते हैं तो ये इनकम से इंड्यूस नहीं होती, चाहे हमारी इनकम कुछ भी नहीं है, बट स्टिल जो है हमें इसको निवेश करना पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है तो डेफिनेटली वी इन्वेस्ट मोर। तो रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच चेंज इन द इनकम और रेट ऑफ प्रॉफिट। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ हाईली सेंसिटिव टू द प्रॉफिट पॉसिबिलिटी। ये इनकम इलास्टिक होती है और प्रॉफिट इलास्टिक होती है। जब हमें लगता है कि इनकम कमाने की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम ज़्यादा निवेश करते हैं, और ये इनकम के साथ इंक्रीज़ होती है। जहाँ पे हमें लगता है कि इनकम रिड्यूस हो रही है तब हम निवेश खींच लेते हैं। फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है डैट इज़ इंड्यूस्ड बाय दी प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी पॉजिटिव स्लोप है, वहाँ पे ये पैरेलल टू, देखो जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, बट जब हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो देखो जैसे जैसे हमारा जो है प्रॉफिट इन्हांस हो रहा है, इनकम इन्हांस हो रही है, तो हम निवेश ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि जब हमारी बेसिकली इनकम जो है Y2Y1 होने के चांसेस हैं तो हम ज़्यादा निवेश, इतना निवेश जो है देखो पहले से हमने ये निवेश जो है ज़्यादा किया है, क्योंकि हमें लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो निवेश है वो प्रॉफिट के उद्देश्य से किया जाता है। फिर उसी तरह हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द फाइनल चेंज इन इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ इनिशियल चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे इनकम के अंदर कितनी चेंजेस आती हैं। तो क्योंकि जब हमने जैसे मान लो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो वो 100 रुपीज़ जो है मेरे को मिला, तो मैंने बाज़ार से जाके चीज़ें खरीदी, फिर उसको मिला, उसने बाज़ार से जाके चीज़ें खरीदी, तो सो ऑन कि जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके अंदर इनकम के अंदर जो है कितना इजाफा होता है। जैसे चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम। जब हमारी इनकम चेंज होती है तो हम मार्केट के अंदर कंज्यूम करते हैं, तो चेंज इन कंजम्पशन, और चेंज इन कंजम्पशन से क्या होता है कि और हमें इनकम प्राप्त होती है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम टू गिवन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। तो ये डिपेंड करती है कि इनकम के अंदर कितने गुना इजाफा हुआ है, वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं, डैट इज़ डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। लीकेज ऑफ द मल्टीप्लायर, जैसे टैंकी के अंदर से पानी लीक कर जाता है, और उसी तरह क्या होता है कि लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर जो है विच इज़ नॉट स्पेंड फॉर करंटली प्रोड्यूस कंजम्पशन गुड्स। जैसे मुझे इनकम हुई तो मैंने वो इनकम जो है ट्रंक के अंदर बंद करके रख दी,
तो डेफिनेटली वो जो मुझे इनकम हुई है वो कंजम्पशन के ऊपर मैंने खर्च नहीं की, तो वो लीकेज है। तो यहाँ पे जैसे आइडल सेविंग, जैसे मैंने अभी आपकी बात की कि कोई चीज़ हमें इनकम हुई लेकिन हमने उसको जो है कहीं पे निवेश नहीं किया, वो ट्रंक के अंदर डाल दी, तो वो आइडल सेविंग है, डैट इज़ द लीकेज। उसी तरह जब हम बाहर इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, तो वो बाहर जो है लोगों की इनकम होती है, तो वो भी लीकेज है। और उसी तरह जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी पहले से कंजम्पशन उतनी ही रहती है, उसके अंदर इजाफा नहीं होता, कि वहाँ पे क्या होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डैट इज़ ऑल्सो लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर, कि जब हम ओल्ड डेट की पेमेंट करते हैं डैट इज़ ऑल्सो लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर, ओल्ड सिक्योरिटीज़ परचेज़ करते हैं तो डैट इज़ ऑल्सो लीकेज ऑफ द मल्टीप्लायर, होर्डिंग करते हैं, खर्च नहीं करते, डैट इज़ ऑल्सो द मल्टीप्लायर, जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेती है तो वो भी क्या है, लीकेज ऑफ द मल्टीप्लायर है। और जब हम कैश को अपने पास ज़्यादा रखते हैं, उसको स्पेंड नहीं करते, तो डैट इज़ ऑल्सो द लीकेज ऑफ द मल्टीप्लायर। तो इसके अंदर भी क्या है कि लीकेजेस के ऊपर भी जो आपको बड़ा क्वेश्चन जो है मेरे दोनों चैनल के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएगा।